जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम लोग ग्रुप एंड टीम्स का जो चैप्टर था ग्रुप एंड इट्स बिहेवियर उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो उसी चैप्टर नंबर 7 की कंटिन्यूशन में है, ग्रुप बिहेवियर मॉडल। और इसके अंदर आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रुप स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू लेक्चर। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि ये ग्रुप स्ट्रक्चर जो है वो रोल्स रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑन इंडिविजुअल। इसके अंदर हम चार किस्म के रोल को आइडेंटिफाई करेंगे कि चार किस्म के बेसिक रोल्स होते हैं। सबसे पहला रोल जो होता है ग्रुप के अंदर वो होती है रोल आइडेंटिटी। इसके अंदर सामने लिखा हुआ है कि सर्टेन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर कंसिस्टेंट विद अ रोल। यानी कि हर रोल को प्ले करने के लिए कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स या एटीट्यूड्स और बिहेवियर की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे अगर क्लास का कोई सीआर है तो उस बंदे को एक प्रोएक्टिव और एक्टिव होना चाहिए। कोई डल स्टूडेंट्स जो है उस रोल को प्ले नहीं कर सकता, ये बात आपको भी मालूम है। जैसे कि कर्सर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्टेन एटीट्यूड एंड बिहेवियर की ज़रूरत होती है उस रोल को प्ले करने के लिए। तो ये चीज़ होती है रोल आइडेंटिटी के अंदर। यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो रोल है वो किस नौइयत का है। सेकंड है रोल परसेप्शन। परसेप्शन को मैं डिफाइन कर दूं सबसे पहले कि परसेप्शन है क्या। तो परसेप्शन का बेटा मतलब ये है कि परसेप्शन यानी कि आप किसी चीज़ का इमेज अपने जहन में बना लेना। रोल परसेप्शन के इस रोल का क्या परसेप्शन है आपके जहन में, क्या खाका है, क्या इमेज है। मिसाल के तौर पे एन इंडिविजुअल व्यू ऑफ हाउ ही और शी इज सपोज टू एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन। कि एक इंडिविजुअल का व्यू कि वो एक पार्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस में किस तरीके से जो है वो मतलब रिएक्ट कर रहे हैं या क्या सिचुएशन है। तो ये क्या हो गई रोल परसेप्शन। इसी तरीके से अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, किसी को कोई ओहदा दे दिया जाता है, कोई मैनेजर बना दिया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव के हवाले से हम बात करें तो अगर किसी को मैनेजर बना दिया जाता है तो ज़ाहिर बात है वो रोल उसको एक दिया जाता है और फिर वहाँ पे देखा जाता है कि वो उस रोल को जब वो रोल उसको दे दिया गया यानी कि उसको मैनेजर बना दिया गया है तो वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तीसरे नंबर पे आ जाए रोल एक्सपेक्टेशंस। हाउ अदर्स बिलीव अ पर्सन शुड एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन। देखिए हर रोल के हवाले से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है, ठीक है। तो रोल एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि किस तरीके से जो है पर्सन को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उस रोल में किस तरीके से बिहेव करेगा। यानी कि एक आप मिसाल के तौर पे आपको अगर कोई रोल दे दिया जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आपको टास्क दे दिया जाए या कोई असाइनमेंट दे दिया जाए और टीचर की एक्सपेक्टेशन या आपके मैनेजर या आपके बॉस के एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत हाई है कि आप जो है वो इस पे अच्छा परफॉर्म करोगे। लास्ट हम देखते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। अ सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल इज कॉन्फ्रंटेड बाय डाइवर्जेंट रोल एक्सपेक्टेशन। देखें रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि अगर आप अपने रोल से हट गए, आप अक्सर देखते होंगे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि जो जिस बंदे का रोल होता है वो वही काम नहीं करता और बाकी उसको छोड़ के वो सारे काम करता है। इसी तरीके से हमारे मुल्क में भी काफ़ी सारे इदारे हैं जो उनका रोल है या जो उनका काम है जिसको आप जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, जेडी एचआर की ज़बान में, वो नहीं कर रहे होते या वो रोल प्ले नहीं कर रहे होते। आप डाइवर्जेंट या उनका बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रोल होता है या वो उससे हट रहे होते हैं, ठीक है, और उस रोल की एक्सपेक्टेशन को फिर वो मीट विद नहीं कर पाते। तो ये जो है स्लाइड के अंदर हमने ये चीज़ देखी है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जी, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है ग्रुप स्ट्रक्चर की और ये स्लाइड कंटिन्यू है। इसमें आप देख रहे होंगे कि कॉमन क्लासेस ऑफ नॉर्म्स, कुछ नॉर्म्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑथर ने अपनी बुक के अंदर 4 किस्म की क्लासेस को जो है वो कैटेगराइज़ किया है। क्लास को 4 कैटेगरीज़ में जो है वो यहाँ पे वो लिखता है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले है परफॉर्मेंस नॉर्म्स। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। Explicit cues provided by work groups to their members about how to get the job done, level of output, etc. देखिए परफॉर्मेंस नॉर्म्स ये होती हैं कि एक्सप्लिसिट का मतलब वो होता है तो जानबूझ के इंटेंशनली किया जाए तो उसको क्या कहते हैं एक्सप्लिसिट। नंबर वन। क्यू से क्या मुराद होती है, कोई भी क्लू, कोई भी हिंट,
ठीक है। आप देखते होंगे कि आपको परफ़ॉर्मेंस यानी कि आप जब भी कोई काम कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई क्लू दिया जाता होगा जानबूझ के, या यार ये काम ऐसे कर लो, वहाँ जाओ, इससे बात करो, इससे हेल्प लो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपको कहते हैं कि यार गूगल पे जाओ, सर्च करो, इस वेबसाइट को देखो, ये ट्यूटोरियल पढ़ लो, वगैरह-वगैरह, ताकि आपका काम अच्छे से अच्छा हो। तो यानी कि परफ़ॉर्मेंस अच्छे से अच्छी हो, तो परफ़ॉर्मेंस का वो नॉर्म हो गया। VPI appearance norm includes things like appropriate dress, loyalty to the work group or organization, etc. यहाँ पे वो ये कह रहा है कि इंक्लूड्स थिंग्स, यानी अपीयरेंस का क्या मतलब है कि वो सारी चीज़ें बेटा जो अपीयरेंस में आती हैं, जो सामने से विजिबल होती हैं, उसको अपीयरेंस कहते हैं, ठीक है? वो वाली नॉर्म्स जिसमें आपका ड्रेस आ जाता है सबसे पहले, और ये सारी चीज़ें। तीसरे नंबर पे सोशल एग्रीमेंट नॉर्म्स विथ व्हॉम ग्रुप मेंबर्स ईट लंच, फ्रेंडशिप्स, ऑन एंड ऑफ ग्रुप सोशल गेम्स। इसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी है, सोशल होना। जब मैं मैस्लोज़ हायरार्की पढ़ा रहा था तो सोशल को बड़ा अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया था, काफ़ी डेप्थ में जाके 2-3 बार। अब देखें वही चीज़ें आ रही हैं, और वो चीज़ यहाँ पे आप देखें कि एक तरीके से वेरीफ़ाई भी हो रही है कि सामने ऑथर क्या कह रहा है कि विथ व्हॉम ग्रुप मेंबर्स ईट लंच, फ्रेंडशिप, यानी आपके जितने भी फ्रेंड्स आप जिनके साथ लंच करते हो, गेम्स खेलते हो, सोशल करते हो, तो सोसाइटी में भी सर्वाइव करने के क्या होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं। Allocation of resource norms covers things like pay, assignment, difficult jobs, allocation, new tools and equipment. Allocation का मतलब होता है आप किसी को क्या कर रहे हो, allocate कर रहे हो, यानी कि भाई allocate करने का क्या मतलब कि आपने उसको वो चीज़ दे दी। अब allocation of resource यानी कि resource से मुराद ये है कि जो भी आपके resources हैं आप उनको resource करने की क्या norms है, यानी कि आपने पे को जो सैलरी है उसको disburse करना है, असाइनमेंट है, कोई जॉब है, कोई नया सामान आता है, मिसाल के तौर पे न्यू टूल्स एंड इक्विपमेंट आते हैं। जैसे कि कंप्यूटर आए, ठीक है? अब कंप्यूटर आपने फैकल्टी में या अपने स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो किसको i3 दिया जाएगा, किसको i7, किसको i9 दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर स्टेशनरी आई है, तो एलोकेट करनी है कि किसको क्या-क्या दिया जाएगा, तो वो ये सारी जो है वो नॉर्म्स भी देखे जाते हैं, ठीक है? आगे की तरफ चलते हैं, देखें ग्रुप स्ट्रक्चर ये आगे कंटिन्यू है, क्योंकि आज का हमारा लेक्चर बेसिकली ग्रुप स्ट्रक्चर पे है और डिटेल्ड है, और इसमें हम ग्रुप स्ट्रक्चर को ही देखेंगे पार्टिकुलरली। तो आप देखें व्हाट मेक्स अ नॉर्म इम्पोर्टेंट। एक नॉर्म को क्या कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट बनाती हैं, तो इसमें आप देखें लिखा हुआ है इफ इट फैसिलिटेट्स द ग्रुप सर्वाइवल। अगर ग्रुप जो है वो सर्वाइव करता है, ठीक है? अब ग्रुप इसमें मैं बहुत आसान सी मैंने आपको मिसालें दी थी आपके एफआईपी के जो ग्रुप है। अगर ये जितनी भी मैंने स्लाइड पढ़ाई हैं, मैं पीछे की तरफ दोबारा जा रहा हूँ, ठीक है? अगर ये स्लाइड्स जो हैं आप अपने एफआईपी के ऊपर इम्प्लीमेंट करो, तो देखो आप शुरू से चलो, एक बार एक तरीके से रिवाइज़ भी हो जाता है। रोल आइडेंटिटी, आपके एफआईपी में 4 ग्रुप मेंबर हैं और चारों को आप एक-एक रोल जो है वो कर दो असाइन। एक को रोल आइडेंटिटी के सर्टेन एट्रीब्यूट बिहेवियर का बंदा जो है, मिसाल के तौर पे कूल माइंडेड बंदा चाहिए, ठीक है? जो लोगों से जो है बात करे, मार्केटिंग करे, एक कूल माइंडेड बंदा चाहिए, ठीक है? वो आपने रोल आइडेंटिटी कर दी कि यार ये बंदा होना चाहिए। उसके बाद अगला जो आ रहा है वो आ रहा है रोल परसेप्शन का, ठीक है? अब रोल परसेप्शन जो है यहाँ पे क्या चीज़ है कि क्या एन इंडिविजुअल व्यू ऑफ हाउ और शी इज़ सपोज्ड टू एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन, कि आपका जो है एफआईपी के अंदर आपने किस तरीके से एक्ट करना है। फिर एक्सपेक्टेशन क्या है डिपार्टमेंट की, आपके एफआईपी सुपरवाइजर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। फिर ऑब्वियसली रोल कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो आप ये देखो ये सारी चीज़ों को अगर आप अपने एफआईपी के ग्रुप में भी इम्प्लीमेंट करो तो ये उस लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काम आएँगी, काम आने वाली चीज़ें, यानी कि आप इसको अभी अपने एफआईपी से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो परफॉर्मेंस नॉर्म की हमने हमने स्लाइड पढ़ी, आप देखो ये सारी चीज़ें भी आपके एफआईपी के अंदर काम आएँगी, कि आपने ग्रुप को कैसे लेके चलना है। ठीक है, व्हाट मेक्स अ नॉर्म इम्पोर्टेंट। अब देखो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है इफ इट फैसिलिटेट्स द ग्रुप सर्वाइवल। अब इस बात का क्या मतलब है, आप खुद बताओ मुझे। अगर वो ग्रुप के सर्वाइवल को जो है फैसिलिटेट कर रहा है, इफ इट इंक्रीजेस प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप मेंबर्स बिहेवियर, यानी कि ग्रुप मेंबर एक ग्रुप में किस तरीके से बिहेव करना है, कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये बात पता होगी कि अगर एफआईपी में 4 लोगों का ग्रुप है, तो एक बच्चा वो बनाता है, रिपोर्ट बनाते हैं, एक हार्डवेयर का काम संभाल लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर का काम संभाल लेते हैं, तो इस तरीके से काम को डिवाइड कर लेते हैं। ये डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, डिफरेंट रोल्स होते हैं हर ग्रुप मेंबर के, ठीक है? इफ इट रिड्यूसेस एम्ब्रेसिंग इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स फॉर द ग्रुप मेंबर्स, ठीक है? अगर जो है ज़ाहिर बात है इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स होती होंगी आपके ग्रुप में, एक-दूसरे से झगड़े भी होते होंगे, एक-दूसरे से शेयरिंग के अंदर भी आपकी चीज़ें होती होंगी। कोई ग्रुप मेंबर बोलता होगा यार मुझे तुमने सारा काम दे दिया, कोई बोलता होगा मुझे कम काम दिया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इन रोल्स को आइडेंटिफ़ाई कर लें और आप बुक के इस थ्योरी के मुताबिक अगर आप चलें, तो आप देखें कि आपके जो एफआईपी का ग्रुप है, वो बड़ा स्मूथ रन करेगा।
क्योंकि देखें काफ़ी सारे मसले मसाइल जो हैं वो ग्रुप की वजह से होते हैं कि ग्रुप सही नहीं चल रहे होते, तो एफआईपी एक पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाता या अच्छे से नहीं बन पाता, ठीक है। तो उसमें बेशक अगर आप जितने अच्छे टेक्निकल हैं, आपको जितनी अच्छी प्रोग्रामिंग आती है, हार्डवेयर आप जितना अच्छा इंप्लीमेंट कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका ग्रुप स्मूथ नहीं चल पा रहा, तो ज़ाहिर बात है वो एफआईपी पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और ग्रुप को स्मूथ चलाने के लिए ये जितनी स्लाइड्स हैं बेटा, ये सब आपके सामने, आप देख लें कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, रोल आइडेंटिटी और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो फर्स्ट मेक द ग्रुप स्मूथ। अगर वो स्मूथ रन करेगा, ऑब्वियसली मुश्किल से मुश्किल एफआईपी भी इंशाल्लाह बन जाएगा फिर, ठीक है जी। आखिरी चीज हम देखते हैं यहाँ पे, कॉन्फॉर्मिटी, एडजस्टिंग वंस बिहेवियर टू अलाइन विद द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। देखिए बेटा, जब भी कोई ग्रुप बनता है उसकी कुछ ना कुछ नॉर्म्स होती हैं। नॉर्म को कहते हैं तौर तरीके, तकाजे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, सॉरी एसओपी कह लें, इन सब चीज़ों को नॉर्म्स कहते हैं। तो एक बंदा जब ग्रुप में आता है तो उसको खुद को उस ग्रुप के मुताबिक ढालना पड़ता है या एडजस्ट करना पड़ता है। इसकी मिसाल मैं दे देता हूँ। अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं, आप यूएस में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, बरतानिया में जाते हैं, लैंड करते हैं, तो बेटा उस मुल्क के कवानीन आप पे एयरपोर्ट से ही लागू होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, कंफर्म करना पड़ता है, यानी कि अपने आप को उसके मुताबिक अलाइन करना पड़ता है, ड्रेस कोड एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है, या ढालना पड़ता है उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब ग्रुप बनते हैं तो उधर भी कुछ तौर तरीके होते हैं, आपस में मेंबर्स मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये हम करेंगे, ये नहीं करेंगे, और इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कन्फॉर्मिटी में। इसका अगर मैं मतलब बताऊँ तो सिंपल सा है कि बात को मानना इज़ द कन्फॉर्मिटी। आगे देखें, रेफरेंस ग्रुप लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स टू व्हिच इंडिविजुअल्स बिलोंग और होप टू बिलोंग विद होम्स नॉर्म इंडिविजुअल्स आर लाइकली टू कन्फर्म। रेफरेंस ग्रुप बेटा मुख्तसरन अगर मैं आपको समझाऊं, वो होते हैं जो सिर्फ रेफरेंस होते हैं या के लिए होते हैं। जैसे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स टू विच इंडिविजुअल बिलोंग्स, ठीक है, और होप टू बिलोंग। इंडिविजुअल या तो उससे बिलोंग करता है या वो चाहता है कि यार मैं वहां से बिलोंग करूँ, विथ हुम नॉर्म्स इंडिविजुअल्स आर लाइकली टू कन्फर्म। यानी कि रेफरेंस ग्रुप बेटा वो ग्रुप होते हैं जहाँ से इंडिविजुअल या तो चाहता है कि मैं वहाँ पे बिलोंग करूँ या अपनी एसोसिएशन करना चाहता है, और या होता है, ठीक है। इस वजह से कि उस इंडिविजुअल के अंदर भी वही एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि उस ग्रुप के अंदर होते हैं। आगे चलते हैं, ग्रुप प्रोसेसेस, इसको भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड द कम्युनिकेशन पैटर्न्स यूज्ड बाय मेंबर्स फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस, ग्रुप डिसीजंस, प्रोसेस, लीडर बिहेवियर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। देखिए ग्रुप प्रोसेस क्या होता है, इंक्लूड द कम्युनिकेशन पैटर्न। इसमें वर्ड इस्तेमाल किया है कि यहाँ आप अगर देखें कि कम्युनिकेशन पैटर्न का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ये जो लिखा हुआ है कम्युनिकेशन पैटर्न यूज बाय मेंबर्स फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यानी कि इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए आपने क्या कम्युनिकेशन का पैटर्न बनाया। आप सोशल मीडिया पे रिलाय करते हैं या आप ग्रुप की मीटिंग करते हैं, ठीक है। आप वीकली मीटिंग रखते हैं ग्रुप की या फोर्टनाइटली मीटिंग रखते हैं, हर मंथ में 2 मरतबा 3 मरतबा मीटिंग रखते हैं, क्या कम्युनिकेशन पैटर्न है, या कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं होती, तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो ये होता है कम्युनिकेशन पैटर्न। और ये डिपेंड करता है। ग्रुप डिसीजन प्रोसेस क्या होता है, ग्रुप का लीडर या डिसाइड करता है किसको क्या रोल दिया जाता है। पावर डायनेमिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरेक्शंस, जैसे हमने बात की कि ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं, बाज़ औक़ात काम की चीज़ों पे आ जाते हैं कि सर इस बंदे ने को ज़्यादा काम दे दिया, या कोई एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, वो कोई भी काम नहीं कर रहा होता, सिर्फ वो ग्रुप में अपना नाम लिख देता है। तो ये बहुत अच्छी एफआईपी की जो आपकी एग्जांपल है, और ये जो हमारा चैप्टर है ग्रुप का, ये उस पे बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट हो रहा है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है उसकी। तो अगर आप इसको आप देखें इम्प्लीमेंट करके अपने एफआईपी ग्रुप मेंबर्स में या अपने अंदर ही इंटरनली ग्रुप में आप इम्प्लीमेंट करें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपका एफआईपी स्मूथली रन होगा, ठीक है, और तमाम मसाइल हल हो जाएँगे। माँ सवाए टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ अगर कोई आ रही होंगी तो सिर्फ़ वो रह जाएँगी, लेकिन जो आपके मैनेजमेंट के मसाइल हैं ग्रुप के अंदर, वो फ़ौरन हल हो जाएँगे इंशाल्लाह इससे। आगे देखें सिनर्जी। सिनर्जी की डेफिनेशन क्या कह रहा है? एन एक्शन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ये स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, सब्सटेंसेस दैट रिजल्ट इन एन इफेक्ट दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल समेशन ऑफ द सब्सटेंस। देखिए सिनर्जी को थोड़ा-सा समझना होगा। सिनर्जी का मतलब एक ये होता है कि आप चीज़ों को जमा कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एडिंग एडिंग करना। इसकी मिसाल में ज़रा 1 मिनट के लिए डेफिनेशन भूल जाएँ और जो मैं कह रहा हूँ वो सुनें, कि अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, एक उसका आउटपुट है, और काफ़ी सारे लोग थोड़ा-थोड़ा काम कर रहे हैं, जिसको ग्रुप में या टीम में कहते हैं, एक उसका आउटपुट है। तो आप मुझे खुद बताएँ कि किसका आउटपुट ज़्यादा होगा? ज़ाहिर-सी बात है जहाँ काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं ग्रुप में या टीम में, उसका आउटपुट ज़्यादा होगा। उसको कहेंगे सिनर्जी, सिनर्जाइज़ करना। सिनर्जी का क्या मतलब है? इकट्ठा करना, ऐड करना, जमा करना, ये मतलब है इसका। अब पढ़ते हैं डेफिनिशन। एन एक्शन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस दैट रिजल्ट इन एन इफेक्ट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल समेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। यानी कि आपने एक ऐसा एक्शन करना है कि जिससे 2 चीज़ें निकलें और रिजल्ट करें एक ऐसे इफेक्ट को
जो कि ज़्यादा हो बनिस्बत उससे कि अगर कोई इंडिविजुअल बंदा काम कर रहा है, जैसे मैं अकेला काम कर रहा हूँ, आप अकेले काम कर रहे हैं, तो शायद इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर कोई ग्रुप है या कोई ऐसा एक्शन है कि जहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट हो रही है, तो बेटा उसका जो रिजल्ट होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एन इंडिविजुअल एफर्ट, ये बात कही जा रही है बस। आगे जाके सोशल फैसिलिटेशन अफेक्ट द टेंडेंसी फॉर परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव और डिक्लाइन इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ अदर। द टेंडेंसी यानी सलाहियत फॉर परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव, या तो आप इम्प्रूव करेंगे या डिक्लाइन करेंगे रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ अदर, यानी कि दूसरे के सोशल फैसिलिटेशन अफेक्ट क्या है कि वो सलाहियत है परफॉर्म करने की कि या तो वो अच्छा हो जाएगा बुरा हो जाएगा दूसरों की मौजूदगी में। अब आगे आप ये देखेंगे थोड़ा सा जो ब्लॉक डायग्राम बनी है क्या कहता है, पोटेंशियल ग्रुप इफेक्टिवनेस को आप ऐड कर दें प्रोसेस गेन में और माइनस कर दें प्रोसेस लॉग से, तो एक्चुअल ग्रुप इफेक्टिवनेस मिल जाएगी। ठीक है, तमाम ग्रुप की इफेक्टिवनेस को कंबाइन कर लिया आपने, ठीक है, और जितना आपको प्रोसेस गेन यानी रिजल्ट मिल रहा है ग्रुप में काम करने का ऐड कर लिया। लेकिन ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ लॉसेस हर जगह होते हैं। आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप समझते हैं कि अगर करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर भी लॉसेस होते हैं। एक आई स्क्वायर आर लॉस होता है और भी डिफरेंट टाइप के लॉसेस होते हैं। तो लॉसेस तो ज़ाहिर बात है बेटा माइनस करनी ही होते हैं ना, ठीक है। ग्रुप के अंदर भी कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, ठीक है। किसी का असाइनमेंट लेट आ रहा है, किसी का काम लेट आ रहा है, कोई काम सही से नहीं कर रहा, तो ये सारे के सारे लॉसेस हैं, ठीक है। गेन क्या है, इसी तरीके से वाइस वर्सा है। प्रोसेस गेन क्या है कि कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसका गेन हो गया। लॉस क्या है कि कोई बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, कोई जैसे स्लीपिंग पार्टनर है वो उसका लॉस हो गया। तो हमने दोनों को शामिल करना है, ठीक है। और ये जो लॉसेस हैं ज़ाहिर बात है वो आप सबको पता है माइनस होते हैं, ठीक है। गेन हमेशा ऐड होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ ग्रुप में ऐड होगी तो आपको फिर एक्चुअल ग्रुप इफेक्टिवनेस मिल जाएगी, क्या ये चीज़ है मेरा ग्रुप, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। Group task. The size of the group should depend on the task on hand. Complexity and interdependence of task influence the group's effectiveness. देखिए जो ग्रुप का बेटा साइज होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टास्क हैंडल करने के लिए। मिसाल के तौर पे आपका जो एफआईपी है, अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपने उसके लिए ज़्यादा मेंबर्स चाहिए, और अगर कम कॉम्प्लिकेटेड है 2 मेंबर्स में भी हो जाएगा। फिर ये डिपेंड करता है कि बेटा कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ टास्क, अब मिसाल के तौर पे एक बंदे ने हार्डवेयर बना लिया, पहले वो बैठा हुआ है, जब तक सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग नहीं होगी, क्या प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर के बगैर वो हार्डवेयर रन कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं कर सकता। ये लैपटॉप है, कंप्यूटर है, अगर आप इसमें विंडोज नहीं डालेंगे, एमएस ऑफिस नहीं डालेंगे, पावर पॉइंट नहीं डालेंगे, तो क्या मैं स्लाइड चला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं चला सकता। तो इसी तरीके से ये चीज कहलाती है इंटरडिपेंडेंस ऑफ टास्क, यानी कि एक टास्क की दूसरे पे क्या इंटरडिपेंडेंस, डिपेंडेंसी। अब अगर एक बच्चे ने काम कर लिया, उसका काम था एफआईपी में हार्डवेयर बनाना, उसने हार्डवेयर बना लिया, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा बच्चा उसको सॉफ्टवेयर बना के या प्रोग्रामिंग करके नहीं देता वक्त पे, और वो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर फिर डंप नहीं होती वक्त पे, तो क्या वो हार्डवेयर रन करेगा? नहीं करेगा, जाहिर बात है। तो ये कहलाती है इंटरडिपेंडेंस ऑफ टास्क, ठीक है। अब यहाँ से ये नई स्लाइड है ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ये देखें क्या लिखा है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ग्रुप वर्सेस द इंडिविजुअल। अब देखें यहाँ क्या होता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग में, कौन कौन सी पॉइंट्स को हमने मद्देनजर रखना है। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। देखें मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सबसे पहले किसी भी डिसीजन को लेने के लिए इंफॉर्मेशन और नॉलेज का होना जरूरी है। इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज, यानी कि डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि डिफरेंट जो है इख्तिलाफ राय जिसे कह लो, या ये ना कहो इख्तिलाफ राय, बल्कि ये कह लो कि डिफरेंट डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट ओपिनियन रखना। कि ग्रुप के अंदर जारी बात है बेटा हर बंदे का एक अलग ओपिनियन होता है, एक अलग राय होती है। हायर क्वालिटी डिसीजन, यानी कि इनपुट अगर सबका लिया जाएगा तो उसमें डिसीजन की क्वालिटी भी हायर होगी। इंक्रीज एक्सेप्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कि जो भी सोल्यूशन निकलेगा उसकी जो है वो एक्सेप्टेंस भी होनी जरूरी है। वीकनेस क्या है ग्रुप डिसीजन मेकिंग की? टाइम कंज्यूमिंग है कि बेटा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कंफर्मेटिव प्रेशर्स का मतलब ये अब जरूरी नहीं कि एक डिसीजन हो उसको हर ग्रुप मेंबर कंफर्म करे या एक्सेप्ट करे, बोल दे कि भाई मैं नहीं कर सकता, या किसी प्रेशर में आके करे वो। मे बी डोमिनेटेड बाय वन ऑफ यू ग्रुप मेंबर्स। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी क्लास के अंदर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पूरी क्लास के ऊपर डोमिनेट कर रहे होते हैं, यानी कि वो पूरी क्लास को आगे लेके चल रहे होते हैं। तो मे बी डोमिनेटेड का मतलब ये होता है कि उनकी जो है वो सुनी जा रही होती है, उनकी जो है बात मानी जा रही होती है, वो क्लास में जो है वो जिसे कहते हैं, या किसी भी ग्रुप में अगर मैं ग्रुप की बात करूं बहुत आगे आगे होते हैं तो वो डोमिनेटेड स्टूडेंट्स होते हैं। डिसीजंस में सफर फ्रॉम एम्बिगियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्बिगियस यानी कि अगर आप किसी कशमकश में है तो जाहिर बात है बेटा उसमें जिंदगी का कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, और अगर आप लेंगे तो वो गलत ही होगा फिर। आखिर में इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, मुझे याद है इस पे क्लास में बात हुई थी कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या फ़र्क है, मैं दोबारा बता देता हूँ। इफेक्टिवनेस देखो, इफेक्टिवनेस क्या चीज़ है?
कि आपने जो है वो एक एंटीबायोटिक ली है और 5 दिन खाने के बाद जो है उसका कोई असर नहीं हुआ, तो आप डॉक्टर को क्या कहोगे? वो एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं थी या एफिशिएंट नहीं थी? इफेक्टिव नहीं थी, यानी कि उसका असर ही नहीं हुआ भाई। ठीक है। स्लो कंपेयर टू इंडिविजुअल डिसीजंस या मोर क्रिएटिव, इसके ऊपर आते हैं बाद में, लेकिन पहले मैं आपको आसान लफ्जों में एग्जांपल देके समझा दूं इफेक्टिवनेस, कि भाई वो एंटीबायोटिक क्या नहीं थी, इफेक्टिवनेस में शुमार नहीं होती। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी ये है बेटा कि कम इनपुट देके ज्यादा आउटपुट लेना। क्या बोल रहा हूँ? कम इनपुट देके ज्यादा आउटपुट लेना है, कि आपने इनपुट कम दिया, ज्यादा आउटपुट ले लिया। ठीक है। आपने एक एंटीबायोटिक 3 दिन खाई, आपको उसका रिजल्ट 3 दिन में मिल गया और आप सही हो गए। वो एंटीबायोटिक इफेक्टिव भी थी और एफिशिएंट भी थी। एक एंटीबायोटिक दूसरी आपने 5-6 दिन खा ली, ना तो आप सही हुए और एंटीबायोटिक का भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो बेटा वो एंटीबायोटिक इफेक्टिव भी नहीं थी और एफिशिएंट भी नहीं थी। लेकिन एक एंटीबायोटिक आपने, ठीक है, 10 दिन खाई है मिसाल के तौर पे, 10 दिन बाद आप सही हो गए उस एंटीबायोटिक से, तो अब हम ये कहेंगे कि वो एंटीबायोटिक इफेक्टिव थी लेकिन एफिशिएंट नहीं थी, यानी कि आपको ज्यादा खानी पड़ी तो आप सही हुए, तो आखिर में वो इफेक्टिव तो हो गई, उसने अपना रिजल्ट दे दिया। ठीक है। इफेक्टिव का क्या मतलब? रिजल्ट दे दिया, लेकिन एफिशिएंट इसलिए नहीं थी क्योंकि आपको ज्यादा गोलियां खानी पड़ी। ठीक है। ये एक मैं मिसाल देके समझा रहा हूँ। तो इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि मौसर मौसर रिजल्ट, और एफिशिएंट का होने का क्या मतलब है कि कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट देना, यानी कम मेहनत में ज्यादा डिलीवर करना। अब नीचे देखते हैं, मोर एक्यूरेट डिसीजंस आपको होने चाहिए अगर आपको इफेक्टिवनेस चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। स्लो कंपेयर टू इंडिविजुअल डिसीजन, क्रिएटिव होना चाहिए। ग्रेट डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द फाइनल डिसीजन, यानी कि आपने ग्रेट डिग्री होनी चाहिए आपको फाइनल डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए। मजीद आगे चलते हैं, अगली स्लाइड है ग्रुप थिंक और ग्रुप शिफ्ट की। Phenomena in which the norm of the consensus overrides the realistic appraisal of alternative course of action। देखिए क्या चीज है, फिनोमिना इन विच द नॉर्म ऑफ कंसेंसस। नॉर्म हम पहले देख चुके हैं, क्या मतलब है नॉर्म का? तौर तरीके। ठीक है। ऑफ कंसेंसस, कंसेंसस कहते हैं कि मुत्तफिका फैसला, कि आपका क्या हुआ कि कंसेंसस हो गया, कि सब लोग एक बात पे मुत्तफिक हो गए। ओवर राइट्स द रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है। देखो ये ग्रुप थिंक का क्या मतलब है, ग्रुप में काफी लोग सोच रहे हैं और उनका कंसेंसस हो गया, लेकिन रियलिटी के मुताबिक चीज और थी, आप रियलिटी से हट गए। आपने एक ऐसी चीज हाइपोथेटिकल सी बना ली जो कि रियलिटी से बिल्कुल बरक्स थी, अपोजिट थी, उसका रियल से ताल्लुक नहीं था, या आप रियलिस्टिक कोर्स ऑफ एक्शन से क्या हो गए, हट गए, या ओवरराइड का मतलब उसको ओवरलुक कर देना। आगे चलते हैं, ग्रुप शिफ्ट, अ चेंज इन डिसीजन रिस्क between the group decisions and the individual decision that members within the group would make can be either toward conservatism or greater risk। देखें ग्रुप शिफ्ट का क्या मतलब है। ग्रुप शिफ्ट से पहले समझने के लिए आप शिफ्ट को समझें कि शिफ्ट किसको कहते हैं। आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से ग्रुप शिफ्ट में क्या है कि 4 बंदे, एक बंदे ने एक अलग, बिल्कुल टोटली अलग डिसीजन दिया और बाकी 3 का डिसीजन अलग था। अब जो एक बंदे का डिसीजन माना जाएगा, फर्ज करें अगर उस एक बंदे का डिसीजन माना जाता है, तो वो बड़ा रिस्क होगा कि यार वल्लाह आलम के सब 3 लोग एक बात कर रहे हैं और ये अकेला बंदा एक बात कर रहा है। अब इसकी बात अगर मान लेते हैं तो एक ये बड़ा रिस्क है, हो सकता है ये सही निकले, हो सकता है ये गलत भी निकले। तो ग्रुप शिफ्ट होता है, और अक्सर आप देखते होंगे कि ग्रुप में इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं आ रही होती हैं। ग्रुप में ये सारे इश्यूज आ रहे होते हैं, एफआईपी में आ रहे होते हैं, कोई रिपोर्ट या असाइनमेंट बनाने के लिए मिल गया तो उसमें आपके आ रहे होते हैं। आप इन तमाम बातों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ग्रुप में, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये चीजें इंप्लीमेंट हो सकती हैं। तो अब हम डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं ग्रुप शिफ्ट की, कि अ चेंज इन डिसीजन रिस्क बिटवीन द ग्रुप डिसीजन एंड द इंडिविजुअल डिसीजन, यानी कि एक तरफ ग्रुप का डिसीजन है और एक तरफ एक बंदे का डिसीजन है, दैट मेंबर्स विद इन द ग्रुप वुड मेक कैन बी द टूवर्ड कंजर्वेटिज्म और ग्रेटर रिस्क, यानी कि या तो अब वो क्या होगा कि सही हो जाएगा या फिर उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ये वाली स्लाइड हम और ले रहे हैं, ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। अब देखें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इन सेंस कि ये आपके ग्रुप में जो भी डिसीजन होता है, अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर वो कौन सी टेक्निक होती है जो कि ग्रुप में इस्तेमाल होती है डिसीजन की, तो ये आपके सामने लिखी है। सबसे पहली है इंटरैक्टिंग ग्रुप्स। टिपिकल ग्रुप जो मेंबर्स इंटरैक्ट ईच अदर फेस टू फेस, यानी कि फेस टू फेस बैठ के आपने ग्रुप की मीटिंग्स जो होती है वो सिंपल ये है इंटरैक्टिंग ग्रुप्स। ब्रेन स्टॉर्मिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, एन आइडिया जनरेशन प्रोसेस दैट स्पेसिफिकली एनकरेजेस एनी और ऑल ऑल्टरनेटिव्स while withholding any criticisms of all those alternatives।
ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या चीज़ है कि कोई आइडिया जनरेशन, कोई नया आइडिया लेके आना, कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आना, या ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं। अब कोरोना वायरस पे इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया क्या कर रही है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रही है। वैक्सीन इजाद करने के लिए कोई नया आइडिया कहाँ से आएगा, कौन सी थेरेपी इस्तेमाल करनी, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो एन आइडिया जनरेशन, एक आइडिया की तलाश में, प्रोसेस दैट स्पेसिफिकली एनकरेजेस और एनी और ऑल ऑल्टरनेटिव्स, तमाम ऑल्टरनेटिव्स को इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। ठीक है, और वाइल विथ होल्डिंग एनी क्रिटिसिज्म ऑफ दो ऑल्टरनेटिव्स, और किसी भी क्रिटिसिज्म को नहीं लेना। इस वक्त आपने क्या करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, विच मीन्स कि यू हैव टू कम अप विद सम न्यू आइडिया, क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया। ठीक है, आगे चलते हैं नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। देखिए सामने क्या लिखा है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग मेथड इन विच मेंबर मीट फेस टू पूल देयर जजमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक बट इंडिपेंडेंट फैशन। यानी कि आपने मेंबर्स इधर आए, एक मीटिंग हुई, फेस टू फेस मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने जजमेंट भी पास की, अपनी अपनी राय भी दी, और सिस्टमैटिक लेकिन इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी राय भी दी। एक चीज है इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग, जो इस वक्त मैं और आप लोग कर रहे हैं जूम के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग, अ मीटिंग वेयर मेंबर्स इंटरेक्ट ऑन कंप्यूटर्स, अलाउइंग फॉर नॉर्मेटिव कमेंट्स, एग्रीगेटिंग ऑफ वोट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग क्या है, जो मैं और आप इस वक्त जूम पे कर रहे हैं, कि अगर ये मीटिंग्स पॉसिबल नहीं हो सकती फेस टू फेस या इंटरेक्टिव, तो आप क्या करें, इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग जो है वो रख लें, या जूम पे आप रख लें। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हमने यहीं तक रखा है। ठीक है, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कर सकता है। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर ये रेकमेंड करूंगा कि आप बुक्स अपनी रीड करें। ठीक है, क्योंकि बुक के अंदर डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, कोई सवाल है मैं व्हाट्सएप पे हाजिर हूँ, स्लाइड्स आप लोगों को मैंने ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, वीडियोस भी शेयर कर दी हैं। ठीक है, और अगर किसी का बेटा कोई सवाल है मुझसे व्हाट्सएप पे कर सकते हो, और मैं फिर रेकमेंड करूंगा कि डिटेल्स के लिए आप बुक ज़रूर पढ़ें। इस वक्त वेकेशंस हैं, तो आप घर पे आराम से बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।